नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है कैबिनेट बैठक को लेकर। यह बड़ी खबर है हिमाचल कैबिनेट की बैठक को लेकर। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा इस बैठक में की गई। ओपीएस से लेकर कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श और मंथन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन खास बात यह भी रही कि कई मंत्री इस बैठक से नदारद भी नजर आए हैं। हालांकि ये बैठक चल रही थी, मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद थे, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। ओपीएस के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। ओपीएस को अमली जामा पहनाने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है। 1.36 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो फिलहाल ये बैठक सबसे अहम बैठक, तमाम मुद्दों पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। ओपीएस से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से चर्चा इस बैठक में हुई है। और ओपीएस को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा और इसके बाद जो कर्मचारी हैं सबसे ज्यादा वो लाभान्वित होंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जिनको सीधा सीधा इससे फायदा मिलेगा। तो राज्य के लगभग 3.70 लाख छात्र इससे लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ ओपीएस को अमली जामा पहनाने का निर्णय इसमें लिया गया है इस बैठक में। और 1.5 लाख के आसपास कर्मचारियों को सीधा सीधा इससे फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही 780 आशा वर्कर्स रखने का निर्णय भी लिया गया है और 600 रुपए प्रति विद्यार्थी देने को स्वीकृति भी ये दी गई है इस बैठक में। तो राज्य के लगभग 3.70 लाख जो छात्र हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आशा वर्कर्स का भी इसमें जिक्र किया गया है और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सुझाव भी लिए गए हैं कि कैसे और बेहतर इसको बनाया जा सकता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट इसको किया जाना है। इसको लेकर भी विचार विमर्श मंथन इस बैठक में हुआ है। जो ये बैठक चल रही थी सुक्खू मंत्रिमंडल की, जिसमें बड़े फैसले लिए हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए, ये पॉइंटर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और वही औद्योगिक क्षेत्र में बनी बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के छात्र छात्राओं का रोष देखने को मिला है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और धोखाधड़ी का आरोप तक लगा दिया। दरअसल छात्रों का कहना है कि बद्दी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर खुद को हिमाचल काउंसलिंग के अलावा इंडियन काउंसलिंग से रजिस्टर्ड दर्शाया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ हिमाचल काउंसलिंग की ही यह परमिशन है, जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की परमिशन तक नहीं है। और छात्राओं से बातचीत भी जब की है तो उन्होंने कहा है कि नर्सिंग छात्राओं का एडमिशन किया गया है। यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया से एफिलिएटेड होने की बात कही थी और इस बीच यूनिवर्सिटी पर धोखे से एडमिशन ये करवाए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की ओर से पूरे दस्तावेज नहीं होने के चलते इंडियन नर्सिंग की एफिलिएशन 2021 में ही ये रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और उकलित अगली खबर का, कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा ने जहां एक और प्रदेश सरकार के निर्णय की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी निर्णयों पर विपक्ष के बयानों पर ऐतराज जताया है। हमीरपुर में मंजीत सिंह डोगरा ने सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद करवाने के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी सूझबूझ से अब मसला हल हुआ है। विपक्ष का काम है बोलना। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो मीडिया में कैसे आएंगे, तो आपके पास फोटो कैसे दिखाएंगे, अखबार में कैसे आएंगे। जिस प्रकार विपक्ष का काम है बोलना। अगर तो विपक्ष के बयानों पर ऐतराज जताया गया है। हालांकि सुक्खू सरकार की जमकर तारीफ की है। डोगरा ने पीएम पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जो सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी नहीं चाहती कि हिमाचल का विकास हो और जिस तरह से अब जो कामकाज नई सरकार कर रही है उसकी जमकर तारीफ उन्होंने की है। विपक्ष का काम है बोलना। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो मीडिया में कैसे आएंगे, तो आपके पास फोटो कैसे दिखाएंगे। और वहीं पांवटा साहिब में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल के कुछ नेताओं का मानसिक संतुलन सही नहीं है। गौरतलब है कि यह बयान उस वक्त सामने आया जिस वक्त विपक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर लगातार टिप्पणी कर रहा है। हालांकि अरुण ठाकुर ने इस बयानबाजी के पीछे का कारण भी बताया और कहा कि ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि लोग उन्हें भी बड़ा नेता समझ लें। और चलिए रुक लेते अगली खबर का। कुल्लू जिले की
लखघाटी में फागली उत्सव का आगाज हो चुका है। यह आयोजन परंपरा के मुताबिक बड़ा देवता यानी कि कतरूसी नारायण के आशीर्वाद से यह शुरू किया गया है। वहीं घाटी के लोगों ने देवता का स्वागत जोर शोर से किया है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवता के दर्शनों के लिए पहुंचकर आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता ने अपने शिविर से निकलकर देव कार्य का भी संपन्न किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देवता के गुरु के जरिए भविष्यवाणी भी की गई है। धारदार बलवीर नेगी ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस साल बारिश और फसल अच्छी होगी। हालांकि लोगों को अभी अपनी नीति और नियमों को ना भूलने की सलाह भी दी गई है। और वही ज्वाली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के मिशन 70 के तहत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट सब सेंटर की शुरुआत यह कर दी है। इस क्रिकेट सब सेंटर के उद्घाटन समारोह में एसडीएम गुरसिमरन ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की है और क्रिकेट सब सेंटर का रिबन काटकर खेल की शुरुआत उन्होंने की है। इस मौके पर युवा खिलाड़ियों के ट्रायल भी लिए गए हैं, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि एचपीसीए ने अनुराग ठाकुर के मिशन 70 के तहत युवा क्रिकेटरों को तलाशना भी शुरू कर दिया है। और वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिनों से इंग्लैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया है और अपने लेक्चर में राहुल ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों ने यह जाहिर कर दिया है कि देश से कांग्रेस पार्टी का सफाया होता जा रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले से ही पता था कि इन चुनाव के परिणाम क्या होंगे। उन्होंने राहुल गांधी के पेगासस मुद्दे पर भी बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी के मोबाइल में नहीं बल्कि उनके दिमाग में पेगासस छाया हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, यह आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशालय की ओर से की जा रही जेबीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र माने जाने पर जेबीटी प्रशिक्षु भड़क गए हैं। जेबीटी बेरोजगार संघ ने कहा है कि वर्तमान में जो जेबीटी की बैच वाइज भर्ती प्रारंभिक उपनिदेशालय द्वारा यह शुरू की गई है, उसका जेबीटी संघ पूरी तरह से विरोध करता है। और जेबीटी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने शिमला में कहा है कि जिन पदों पर केवल जेबीटी उम्मीदवारों का हक था, वहां अब बीएड उम्मीदवारों को ही लगवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूर्व भी नवंबर माह में जब हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टेट के अधिसूचना में बीएड उम्मीदवारों के बैठने का मौका उनको दिया गया था, तो उसमें भी हाईकोर्ट द्वारा उस अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी।
जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित ठाकुर है, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी यूनियन। हमारी शिमला में प्रेस वार्ता हुई है। जो बीएड को एलिजिबल किया जाता है जेबीटी बैच वाइज भर्ती में, इसके अगेंस्ट जो है हमारी आज प्रेस वार्ता थी। जेबीटी भर्ती में जो है बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जेबीटी कैडर अलग है, बीएड का कैडर अलग है। और साथ ही साथ बीएड के स्टूडेंट्स जो है अभी तक जेबीटी का टेट देने के लिए एलिजिबल नहीं किए गए हैं। 2022 में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा उनको एलिजिबल किया गया था जेबीटी टेट देने के लिए, लेकिन जिस पर जो है हाई कोर्ट ने जो है स्टे कर दिया है। और वहीं देश भर में रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए सड़कों पर उतर आई है। और वहीं हिमाचल में भी इसकी मार से अछूता नहीं है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने रसोई गैस के बड़े दामों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है और साथ ही निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक था कि केंद्र की ओर से महंगाई की एक और किस्त जारी कर दी जाएगी। जब आप बात करते थे कि कांग्रेस के टाइम में 2014 में वही गैस सिलेंडर 400 रुपये का, तो उस वक्त भाजपा के नेता जो आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार में, किस प्रकार प्रदर्शन सड़कों पे बैठ के सिलेंडर साथ रखे करते थे। आज हम यही जानना चाहते हैं कि आप देश की जनता पे जो महंगाई की मार पहले से झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, कोरोना के बाद लोगों ने अपने व्यवसाय खोए, अपने धंधे बर्बाद किए, नौकरियां छोड़ी, लोगों की छूट गई, आज फिर से जो है ये काफी ज्यादा हो चुके हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को इन दामों को कम करना चाहिए। और भारत चमत्कारों का देश माना जाता है। यहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर देश विदेश से टूरिस्ट यहां इतिहास जानने के लिए आते हैं। भारत में कई रहस्य ऐसे भी हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही रहस्यों से भरा कांगड़ा मंदिर भी है, जो कि साल सिर्फ 4 महीने में ही दिखता है और बाकी 8 महीने गायब हो जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कुदरत का हैरत अंगेज अजूबा, भारत का रहस्यमय मंदिर, जहां है भगवान शिव का वास। 8 महीने आंखों से ओझल हो जाता है, जिसका 5000 साल पुराना है इतिहास। पठानकोट से करीब 80 किलोमीटर दूर कांगड़ा जिले के ज्वाली के पास है गायब होने वाला रहस्यमयी बाथू मंदिर। विशालकाय बाथू मंदिर पौंग डैम की झील के ऊपर बना है और यह मंदिर गर्मी के मौसम में केवल 4 महीनों के लिए बांध का जल स्तर कम होने पर पहुंचने योग्य होता है। साल के बाकी 8 महीने ये पानी में डूबा रहता है, जहां केवल नाव से ही पहुंचा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर युगों युगों से यहाँ मौजूद है और इस मंदिर में एक शिवलिंग है, जिसके दर्शन करने के लिए लोगों को 8 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इतने सालों तक पानी में रहने के बावजूद भी महाभारत काल का यह मंदिर आज भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए है। मान्यता है कि इन मंदिरों को पांडवों ने महाभारत काल के दौरान एकांतवास के दौरान बनाया था और यहाँ पर 11 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और इस दौरान पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी बनवाने का भी प्रयास किया था, जो अधूरी रह गई। चारों तरफ झील का पानी और बीच में टापू नुमा जगह पर बने मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए एकमात्र सहारा नाव होती है, जिस पर सवार होकर लोग मंदिर पहुंचते हैं। श्रद्धालु इसी जगह पर स्वर्ग की सीढ़ी और अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने 11 मंदिरों की श्रृंखला का निर्माण करवाया था, लेकिन पानी के कारण इनमें से 2 मंदिर टूट गए और अब 9 मंदिर ही यहाँ बचे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, लेकिन श्रद्धालु खुद ही यहाँ पर पूजा करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो वहीं अब इस मंदिर को सरकार की मदद की दरकार है, ताकि हजारों साल पुराने इस मंदिर को सहज के रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
और हिमाचल में अभी से गर्मी ने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जहां कम बारिश बर्फबारी से पर्यटकों और कारोबारियों के चेहरे मुरझा गए हैं। वहीं किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कम बारिश, बड़ी परेशानी, सूखे जैसे हालात, 71% कम बरसात, पर्यटकों को बर्फबारी की आस। हिमाचल में सर्दियों में ही भयंकर सूखे जैसे हालात हैं। फरवरी 2023 में सामान्य से 71% कम और पूरे विंटर सीजन में 37% कम बारिश बर्फबारी हुई, जो प्रदेश की खेती बाड़ी, बागवानी और पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा संकेत नहीं है और ये चिंता बढ़ा रहा है। चिंता इस बात की कि बारिश बर्फबारी के येलो अलर्ट के बावजूद कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन अच्छी बारिश बर्फबारी नहीं हुई और अभी भी लोगों को बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। प्रदेश में अमूमन विंटर सीजन के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश और बर्फबारी होती है। साल 2022 में भी सामान्य से 92% ज्यादा बारिश और बर्फबारी हुई, लेकिन इस बार सभी 12 जिलों में सामान्य से कम मेघ बरसे हैं। जनवरी की अपेक्षा फरवरी में सबसे ज्यादा सूखे वाली स्थिति है। कम बरसे मेघ, सूखे क्षेत्र। सोलन में 68% कम बारिश हुई, मंडी में 61% और बिलासपुर में 55% कम बारिश हुई। किन्नौर में यह आंकड़ा 51% है, जबकि चंबा में 39% कम बारिश हुई। हमीरपुर में 46% कम बारिश हुई, कांगड़ा में 25% कम बारिश हुई, कुल्लू में 15%, लाहौल स्पीति में 33% कम बारिश हुई, शिमला में 44%, सिरमौर में 47% कम बारिश हुई और ऊना में 34% कम बारिश हुई। कम बारिश की वजह से किसानों बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा और आगामी दिनों में किसानों की फसलों पर अभी से सूखे के बादल मंडराने लगे हैं। फसलों का नुकसान, किसान परेशान। कृषि उपज को 30% हो चुका है नुकसान। गेहूं की फसल 83,644 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुई है। आगामी दिनों में पेयजल स्रोत पर भी असर पड़ेगा। पावर प्रोडक्शन के लिए खलेगी पानी की कमी। जहां बर्फबारी नहीं होने से बागवान और किसान परेशान हैं, तो वहीं ओलावृष्टि के पूर्वानुमान ने सेब बागवान की चिंता को भी बढ़ा दिया। ओलावृष्टि ने बढ़ाई चिंता। फ्लावरिंग स्टेज पर ओलावृष्टि हुई तो क्षति होगी। ओलावृष्टि से फूल होगा ड्रॉप, तापमान गिरेगा। सेब और स्टोन फ्रूट का होगा नुकसान। फ्लावरिंग के लिए खतरनाक है ओलावृष्टि। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में एक बार फिर से निचले कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया, तो कारोबारियों और निराश पर्यटकों को बर्फबारी का अब इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं देश के हर हिस्से में होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस पर्व को देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। खुशी और उमंग के लिए होली का पर्व हिमाचल के ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी पांवटा साहिब में होला महोत्सव, मोहल्ला उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही है। वहीं हमीरपुर में भी होली के रंग देखने को मिलने लगे और इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हमीरपुर आएंगे और सुजानपुर में भव्य शोभा यात्रा और मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।